हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड एज यू ऑल नो कि ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है और सीरीज़ का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इन दिस इंडियन इकोनॉमी सीरीज वी आर कवरिंग द बुक ऑफ रमेश सिंह सर। ओके, और ये जो लेटेस्ट एडिशन है ये हम कंप्लीट यहाँ पे कवर करेंगे। चैप्टर वाइज हम चल रहे हैं ना, तो ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 1 जिसमें नेशनल इनकम की चर्चा होती है और जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हो रही है इकोनॉमिक्स के बारे में। वो सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ना। तो आज हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे जिसके अंदर जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट के। ठीक है कि पहले केवल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता था, फिर 50 60s के बाद आप देखोगे 50 60s के बाद में तो धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है हाईलाइट होना स्टार्ट हुआ कि लोगों की जो लाइव्स है, क्योंकि अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों की लाइव्स को बेहतर बनाना। फाइन। तो ये देखा गया कि केवल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और फिर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। तो डेवलपमेंट थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ग्रोथ के अलावा और डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड वहाँ पे होंगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट रहा और फिर इसके कंपैरिजन के लिए काफ़ी सारे इंडाइसेस डेवलप किए गए, जिसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसकी आप चर्चा सुनते हैं, HDI इंडेक्स, जिसमें रैंकिंग की बात होती है ना, ये काफ़ी प्रचलित हुआ, उसकी हम बात करेंगे। और फिर एक नई डिबेट स्टार्ट होती है बहुत इंटरेस्टिंग सी, कि डेवलपमेंट तो सब जगह है, फिर भी आदमी खुश क्यों नहीं है ना। वेयर इज द हैप्पीनेस, बिकॉज द अल्टीमेट गोल, आप फिलॉसफी में पढ़ेंगे, इथिक्स का आपका पेपर है, वहां पे चर्चा होती है ना। वेदर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ वेरियस सेजेस, जो सेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रीचिंग्स होती हैं, है ना, वो भी हैप्पीनेस को ही टारगेट करते हैं। काफ़ी सारे ग्रीक फिलोसफर्स हैं जहाँ पे आप देखोगे कि द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू गेट हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस कहाँ पे है ना, डेवलपमेंट भी हो रहा है बट वेयर इज द हैप्पीनेस, उस पर चर्चा होती है। फिर उस पे आएंगे मॉडल पे, फिर हैप्पीनेस को लेके काफ़ी इश्यूज हैं। तो ये पूरा हमारे आज का जो पूरा लेक्चर है, इसका डिस्कशन रहेगा और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या जो इंडिया ने किस तरह से इकोनॉमी का जो इवोल्यूशन हुआ है इंडिया का, वो सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्लास हमारी जो नए बच्चे हैं डेली बेसिस पे होती है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हमारी क्लास का ये टाइमिंग रहता है। और चलिए स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। और लिंक आपका ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको लिंक अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपका स्पेशल क्लास के लिए लिंक है। तो काफ़ी सारी फ्री स्पेशल क्लासेज हैं जिसके लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने का बेनिफिट क्या है, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री क्लासेज हैं वो आपको एक्सेस होती हैं, जो मेरे नए कोर्सेज आने वाले हैं वो आपको एक्सेस होते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसमें आप देखोगे प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारी सीरीजेस चलाई हैं, वो क्लासेज आप देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हो। अनअकैडमी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस ले सकते हैं, घर बैठे पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन। और इसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से आपको मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग के अलग से प्रोग्राम भी दिए गए हैं। वैसे आप पूरा जो एक बार फीस दे रहे हो जिसमें सिलेबस कंप्लीशन है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है तो ये अलग से भी लॉन्च हो गया है अभी रिसेंटली। इसी तरह से ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी है। सब्सक्रिप्शन के लिंक यहाँ मिल जाते हैं, सेशन के PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है ना, सेशन का लिंक, कोई भी इंफॉर्मेशन है क्लास से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये टेलीग्राम पे ये चैनल है, इसका नाम डाल के आप सर्च कर लीजिएगा। ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, ये चैप्टर का नाम है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली, जिसके अंदर हम बात करते हैं। अच्छा, किसी भी जैसे फूड ग्रेन के संदर्भ में अगर बात की जाए कि अच्छा वहाँ पे क्या हो रहा है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा है, घटा है। उसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम चर्चा करें, रुपी डेप्रिशिएशन में कंफ्यूजन हो रहा है। रुपी डेप्रिशिएशन भी हम लेंगे, आगे क्लासेस आती हैं उसमें हम ले लेंगे। वैसे आपका जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। आपकी शाम को 8 बजे एक क्लास होती है, डेली न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर की वो क्लास है, शाम को 8 बजे इसी चैनल पे। तो वहाँ पे हमने कवर किया है जब रुपया अपने निचले स्तर पे चला गया था, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे करेंसी रेट एक्सचेंज वर्क करते हैं ना, PPP क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है।
खैर ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें भी जब चैप्टर आएगा तो इस सारी चर्चा हम करेंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हम आते हैं ग्रोथ के ऊपर। ये ग्रोथ क्या है? देखिए ग्रोथ से पहले अगर हम बात करें तो प्रोग्रेस एक टर्म है जो काफ़ी चर्चा में रही इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन में, और प्रोग्रेस को शुरुआती दौर के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट और इनके इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता था, है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट, इनमें कोई मेजर डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता था, शुरू में एक ही तरीके से यूज किया जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समस्याएं सामने आने लगी, ठीक है, उनको टारगेट करने का तरीका वहाँ पे आने लगा, तो हमने देखा कि हाँ इनके अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। और प्रोग्रेस की ये जो टर्म है, प्रोग्रेस का सिंपल सा क्या मतलब होता है? किसी भी एरिया के अंदर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, इट मीन्स यू आर डूइंग प्रोग्रेस, ठीक है, समथिंग बेटर इज हैपनिंग, सम इंप्रूवमेंट इज देयर, दिस मीन्स द प्रोग्रेस इज देयर। तो प्रोग्रेस क्या है? एक तरह की जनरल टर्म बन गई, जिसका मतलब है कि लोगों की लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है ना, पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है। उसी के साथ हमने देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इनका अलग अलग मीनिंग डेवलप हुआ, और शुरुआती दौर में ही ग्रोथ पे ही फोकस रहा, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें या उस डिसिप्लिन की चर्चा करें, तो ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस था। अब ग्रोथ के अंदर आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे केवल और केवल क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसको डिफाइन किया जाता है वेयर द कंट्रीज रियल नेशनल और पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा करें तो कल हमने देखा था, या उससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो जीडीपी है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है उसको हम इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कहते हैं। क्लियर? ये हमने चर्चा की थी ना जब जीडीपी पढ़ रहे थे, ये हमने सब डिस्कशन किए थे। सारे लोगों की ग्रोथ होगी या नहीं? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है सभी की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब केवल यही है कि आपका जो टोटल आउटपुट है ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर हम कहें इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, इट मीन्स आपकी जीडीपी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, या फिर आपकी जो नेशनल इनकम है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये बेसिकली है क्या? आपका जो टोटल आउटपुट है उसका मार्केट वैल्यू ही तो है। So it means the production or the output is increasing, but not necessarily, जरूरी नहीं है यहाँ पे पूरी कंट्री का जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो सभी लोगों की लाइफ्स के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ठीक है। ये हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था। हो सकता है कि किसी देश की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन वहाँ पे फायदा केवल टॉप 5%, 10% लोगों को हो रहा है, बचे हुए जो 90% लोग हैं उनकी तो लाइफ और भी बुरी स्थिति से गुजर रही है। इनइक्वालिटीज आर इंक्रीजिंग, फाइन। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये जो है यहाँ पे किस तरह से यूज किया जाएगा, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, मतलब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में ये सब चीजों को ले रहा है। कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, हमने देखा था कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स में यूज किया जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि सबसे तेजी से इकोनॉमिक कौन सी बड़ी इकोनॉमी है जो सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है जिसमें, है ना। तो इंडिया का नाम उनमें आता है, वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज विच आर हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। या फिर हम जीडीपी के रूप में कंपैरिजन करें, या फिर कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के रूप में कंपैरिजन करें, तो पर कैपिटा के इनकम के रूप में भी कंपैरिजन किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का एक वो है कंपैरिजन है जिसमें वो डेवलप्ड है, मिडिल इनकम कंट्री है, लो इनकम कंट्री है, उस हिसाब से उन्होंने कैटेगराइजेशन कर रखा है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये केवल और केवल क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर आपका डील कर रहा है। और शुरुआती दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसिडर किया गया एज ए कॉज एंड इफेक्ट ऑफ बेटरमेंट ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शुरुआती दौर में ये समझा गया कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ होने का क्या मतलब है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ रहा है। तो ये समझा गया कि जब आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी का तो सभी लोगों की जो लाइव्स है वो इंप्रूव होगी, फाइन। तो शुरुआती दौर में ये समझा गया, इसलिए डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ ही मेजर फोकस का आइडिया था। जबकि आज आप सुनेंगे तो आज आपको विकास की बात, है ना, डेवलपमेंट की बात ज़्यादा सुनने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आज डेवलपमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप चाहे पॉलिटिकल सर्किल्स हों या कहीं पे भी डिबेट हो रही है तो वहाँ पे आप डेवलपमेंट, विकास की बात करते हैं। हाँ, इवन एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे भी डेवलपमेंट को मेजर फोकस किया जाएगा, ठीक है। 90% फोकस इज देयर ऑन द डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ की भी चर्चा होगी क्योंकि उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, बट द शिफ्ट हैज़ बीन देयर। शुरुआत में ऐसा नहीं था, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ही पूरा फोकस था। इसका रीजन ये था, ये समझा गया कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो अपने आप लोगों की लाइफ जो है बेटर हो रही है, ये समझा गया। और एक और थ्योरी यहाँ पे होती है, इसी से रिलेटेड है, उसका मैं रेफरेंस दूँ, ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा जाता है।
आप पढ़ते हैं कई जगह, इवन कुछ जगह पे ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलता है, ट्रिकल डाउन अप्रोच, जिसमें क्या है अगर ऊपर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ के बेनिफिट नीचे भी जाते हैं, सभी लोगों को उस ग्रोथ के बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है ये सक्सेसफुल नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सारी ऐसी इकोनॉमीज थी, काफ़ी सारे ऐसे देश थे जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो ज़्यादा है ना, या फिर वहाँ पे देखा जाए कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव से उनकी नेशनल इनकम आउटपुट वगैरह ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो लोगों की लाइव्स हैं, है ना, लोगों की जो लाइव्स हैं वो इतनी बेहतर नहीं है। वहाँ पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स हैं वो बहुत कम है। मतलब जैसे लोग वहाँ पे हेल्थ के फ्रंट पे चैलेंज है, माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है, हाई ग्रोथ इकोनॉमी है लेकिन माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है। फाइन, तो ये चीज़ जब देखी गई 60s के अंदर, ये हमने देखना स्टार्ट किया कि काफ़ी सारे कंट्री हैं जहाँ पे ग्रोथ तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लोगों के जीवन का जो स्तर है, उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो वो जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम हमें मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि यार दोनों के अंदर कुछ अलग है। कुछ इकोनॉमी थी जिसके अंदर क्या होगा, कुछ इकोनॉमीज के अंदर हाई ग्रोथ हाई डेवलपमेंट था, कुछ इकोनॉमी में हाई ग्रोथ था लेकिन लो डेवलपमेंट था, कुछ इकोनॉमी में लो ग्रोथ थी लेकिन हाई डेवलपमेंट था। तो इन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा हमें अलग जाना होगा और हमें डेवलपमेंट पे अलग से फोकस करने की जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम लेके चल रहे थे कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो लोगों की लाइफ को बेहतर बना रही है, लोगों की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो रही है, लेकिन ये चीज़ देखने में थोड़ा अलग हमें लगा, इसलिए डेवलपमेंट पे फोकस आपका स्टार्ट हुआ। क्लियर? अब डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में बहुत वाइड है। किस तरह से? अगर इसको मैं छोटा सा ये वेन डायग्राम बना दूं तो मान लीजिए ये जो सर्कल है ये बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात तो करेगा ही, उसके अलावा और दूसरी चीज़ों की भी बात करेगा। वो ये भी देखेगा कि लोगों का जो एजुकेशन का स्टेटस है वो कैसा है, लोगों का जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन द इकोनॉमिक ग्रोथ. It includes the changes into the social, cultural, political as well as economy which contribute to the material progress. तो इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल और केवल एक कंपोनेंट था, तो इसने कहा इस कंपोनेंट को तो हम लेते ही हैं, इसके अलावा इस कंपोनेंट को तो हम ले ही रहे हैं, इसके अलावा हम और चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सोशल एस्पेक्ट जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इनकी इन्होंने जो है चर्चा करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो विकास की हम बात करते हैं उसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इट कंटेन्स चेंजेस इन द रिसोर्स सप्लाईज, ये बात करेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, उनकी शिक्षा का स्तर कैसा है, उनके हेल्थ केयर के इंडिकेटर्स कैसे हैं। इट मीन्स इट टॉक्स अबाउट द डेमोग्राफी ऑल्सो। टेक्नोलॉजी का स्तर क्या है, लोगों की स्किल कैसी है, एफिशिएंसी कितनी है, ये सारी चीजें। दिस डेवलपमेंट इज वाइडर ऑब्जेक्टिव, हैज वाइडर ऑब्जेक्टिव एंश्योरिंग मोर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, गरीबी को हटाने की बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी जो है गरीब और अमीर के बीच की खाई है वो कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट से रिलेटेड रही। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कंपैरेटिवली मच कॉम्प्रिहेंसिव देन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ थिंग, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में तो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बट व्हाट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स? किसी देश के अंदर सब चीज़ें बढ़ रही है लेकिन वहाँ पे लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोग अभी भी माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, ठीक है, उनका एजुकेशनल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे इनोवेशन इतना अच्छा नहीं है। क्लियर? ये सब चीज़ें हम देखें तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप हुआ। और इसी को अगर हम थोड़ा सा और करें, आई थिंक ये स्नैपशॉट वी टुक दिस फ्रॉम एनसीईआरटी और समथिंग, है ना, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन ए मच ईजियर वे, और आप कह सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव वे। तो ये थोड़ा सा टेबल बन जाती है तो और अच्छे से याद हो जाता है। इस टेबल को देख लेना, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वही लिखी हुई। क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ द गुड्स
एंड द सर्विसेज, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मतलब जीडीपी या नेशनल इनकम की बात हो रही है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, ये इनकम की बात तो करता ही है, ये सेविंग्स की भी बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की भी बात कर रहा है कि क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ठीक है, हेल्थ पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव क्या है। फिर आप देखोगे ग्रोथ रिलेटेड टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द जीडीपी, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एटसेट्रा, तो वही सब चीजों की बात ग्रोथ करती है। लेकिन डेवलपमेंट में आप देखोगे तो ये बात कर रहा है ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ की, कि ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ है या नहीं है। अब ह्यूमन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, देखिए किसी भी देश की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो है, वो उसके ऊपर बर्डन भी हो सकती है और वो उसका असेट भी हो सकती है। फाइन, अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स कौन सा है, पूरे वर्ल्ड में बेस्ट रिसोर्स कौन सा है, आप कहोगे सर सोना है, ठीक है ना, हमें हीरे मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कौन सा है सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर हम चर्चा करें सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो फिर बाकी कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कोई नया इनोवेशन, कोई नई खोज, कोई नया रिसर्च, कोई ये सब टेक्नोलॉजी वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, किसकी देन है, ये ह्यूमन बींग्स की देन है ना। सो ह्यूमन रिसोर्स है। तो अगर किसी देश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ये पॉपुलेशन उसके ऊपर बर्डन भी हो सकती है, ठीक है, ये पॉपुलेशन उसका असेट भी हो सकती है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड दैट वेदर दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन और द पीपल विल बिकम द असेट और द बर्डन, कैसे डिसाइड होगा, अगर आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, इन्वेस्टमेंट इज देयर, देन आप ये ह्यूमन कैपिटल जनरेट करोगे। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन, तो एजुकेशन पे जो आप खर्चा करते हो वो खर्चा जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपने जो सेटअप है वहाँ पे कंप्यूटर्स लगाए उसने, तो वहाँ पे खर्चा हुआ, लेकिन खर्चा तो हुआ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह लगने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज कर रही है। अगर कोई गरीबी से जूझ रहा है, उनको अगर अच्छी एजुकेशन दी जाए तो वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके पास में गरीबी से निकलने के लिए। क्लियर, और आपने देखा होगा इस तरह के एग्जाम्पल्स अपने आसपास सब जगह पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्दी वर्कफोर्स होगा तभी तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो वो एसेट का काम करेंगे। वर्कफोर्स होगा तभी तो कंट्रीब्यूशन करेगा किसमें, प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये क्या कह रहा है, ये ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ पे फोकस करता है। क्लियर, ये बात कर रहा है कि इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इनइक्वालिटी को कम करने की बात करेगा, ठीक है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा फोकस हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि आप देखोगे कि काफी इकोनॉमीज में हम देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर से, है ना, एग्रीकल्चर से स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है इकोनॉमी में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जैसे द वे इकोनॉमीज फंक्शनिंग वो चेंज होता है, जैसे जीएसटी को लाया गया वो भी एक तरह का चेंज है। या फिर हम देखें कि एग्रीकल्चर से लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, या जब अगर हम आज़ादी के टाइम की बात करें, आज से 50-60 साल पहले बात करें, अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, है ना। अपनी आजीविका के लिए लगभग 70-75% लोग केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। आज आप देखोगे तो ये 45% हो गया, 45% से नीचे चला गया, अभी कोरोना में ऊपर आ गया था, अदरवाइज इट शुड बी अराउंड 42-43%। इतने लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर है। तो एग्रीकल्चर से लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए किधर जा रहे हैं, या तो इंडस्ट्री की तरफ या फिर सर्विसेज की तरफ। तो वहां से क्या हो रहा है, क्वालिटी उनके लिए इंप्रूव हो रही है। क्यों, क्योंकि जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्री के अंदर, सर्विसेज के अंदर, वो कंपेरेटिवली बेटर है। इनोवेशन के मौके वहां पे मिल रहे हैं और एडेड एडवांटेज है ना, मॉडर्निटी है, इनोवेशंस हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, आय की हम बात करें, इनकम की बात करें, अदर एडेड अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो उसकी वजह से ये एक बेटर वो प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीजों की बात करेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटेटिव फैक्टर बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, so it can be measured in terms of the real GDP, per capita income, etc. ठीक है, अब ये रियल जीडीपी लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए ना, रियल और नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा था। रियल जीडीपी का मतलब है जो भी हो रहा है प्रोडक्शन, उसकी जो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो बेस ईयर पे कैलकुलेट करोगे। नॉमिनल में क्या होगा, जिस साल प्रोडक्शन हो रहा है उसी साल की प्राइसेस पे आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे। तो यहाँ पे रियल जीडीपी, क्योंकि यही रियल बता रहा है,
अदरवाइज तो नॉमिनल में तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी। फिर हमारे पास में है क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर, ये दोनों यहाँ पे ले रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं, अभी आगे चलेंगे। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, या फिर अब तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत पॉपुलर हो रहा है, और नीति आयोग ने इंडिया का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लास्ट ईयर रिलीज किया था। प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। जो अगले साल बच्चे प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, इस साल मेंस में अपीयर हो रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग्स क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस, रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम ऐसी चीज पे फोकस करें ना जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी आ गई है। इसलिए आप देखोगे आज के टाइम पे जो इकोनॉमीज हैं वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात तो होती है, बट द मेजर फोकस हैज शिफ्टेड टू दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरिया। और यही रीजन है कि आज जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, या जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना, वहां पे डेवलपमेंट एक बहुत ही मेजर इशू बन गया है, बहुत ही मेजर इशू बन गया है। आप इसको फील करते होंगे, इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच देखिए, हर स्पीच के अंदर वो विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस उठा के देखिए, या जो थीम्स हैं क्वेश्चन की वो उठा के देखिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन उठा के देखिए, अच्छा आप अपने आसपास एरिया के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। सो दिस डेवलपमेंट हैज बिकम ए मैटर ऑफ हाई कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो एंड इकोनॉमिस्ट अलाइक। तो एज ए पॉलिसी मेकर आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, जब आप प्रमोट होकर ऊपर जाएंगे जहां पे आपको पॉलिसी मेकिंग का भी मौका मिलेगा, शुरुआती दौर में आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, है ना, जो भी पॉलिसी बन के आई है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे लागू कराना है। फिर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको पॉलिसी इनपुट देने का मौका मिलेगा, पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो इनपुट्स दोगे तो वहां पे ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि किसी एरिया के विकास में हम क्या कर सकते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल हियर। कल का जो कल नहीं जो पहले वाली क्लास थी, आई थिंक 18 तारीख की क्लास थी, जो आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस होती है, डीएनए जो होता है डेली न्यूज़ एनालिसिस, शाम को 8 बजे होता है इसी चैनल पे। उसमें मैंने एक टॉपिक लिया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कल भी इसका रेफरेंस दिया था, पोषण 2.0 अभियान के मिशन की बात कर रहे थे इस क्लास में, जहाँ पे प्रधानमंत्री ने डिजिटाइजेशन किया है आंगनवाड़ीज का, और इस कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये क्या करता है, इंडिया के सबसे पिछड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने क्या किया, लगभग 740 के आसपास इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होंगे, उनमें से लगभग 112, अब तो 117 हो गया है, 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने फोकस किया। और इन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डेवलपमेंट के इंडिकेटर सबसे कम है, मतलब माल न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ केयर को लेके, मैटरनल हेल्थ हो, है ना, बच्चों की हेल्थ हो, उसके इंडिकेटर सबसे पुअर है, शिक्षा का स्तर सबसे कम है, ठीक है। वहाँ पे देखा जाए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर, ये सब चीज़ों पे वो चर्चा कर रहे हैं। तो इन स्टेट के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है, टारगेटेड इंटरवेंशन कर रही है कि यहाँ पे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट यंग ऑफिसर देंगे, जो किसी इनोवेशन के साथ आए, जो किसी क्रिएटिविटी के साथ आए, जिनके पास आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हो, और वो इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको इंडिया के सबसे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट बनाए। तो ये जिस चीज़ की, ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपना लिखा है, आपने परसों का न्यूज़पेपर देखा होगा, उसके अंदर स्टेटमेंट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। तो यही तो यूपीएससी आपसे चाहता है, स्पेशली पेपर 4 के अंदर, कि आप जो ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम क्रैक करना है और आप आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर रहा है, जिस तरह से नेचर रखा गया है, जैसे इथिक्स का पेपर है, एसए है, इंटरव्यू है, या और भी आपके जीएस पेपर 2 में है, 3 में है, तो वहाँ पे आपके जो इनपुट्स होते हैं, वहाँ पे जो आपसे समस्याएं रखी जाती है, आपके सजेशन मांगे जाते हैं, आपको कहा जाता है अच्छा ये दिक्कत है, कमेंट करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए। तो आपने सुना होगा ना, आंसर राइटिंग में हम कंक्लूजन भी लिखते हैं। तो वहाँ पे आपके क्या आइडियाज़ हैं, क्या आप उस समस्या का कुछ ऐसा सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा, और कई बार मैंने दिया है, इंडिया में माल न्यूट्रिशन को लेकर बहुत खराब स्थिति है ना। इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी आया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसकी रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो इंडिया पूरे साउथ एशिया में, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सबसे पीछे हैं, केवल अफगानिस्तान से ही हमारी परफॉर्मेंस बेटर है। इतनी बुरी स्थिति हमारी है, स्पेशली माल न्यूट्रिशन और हंगर को लेके। हंगर का इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, उस सेंस में नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन कितना है। जैसे लगभग 50% महिलाएं जो हैं खून की कमी, उनमें एनीमिक हैं,
इसी तरह से बच्चों के अंदर स्टंटिंग वेस्टिंग, मतलब उनकी हाइट का डेवलपमेंट, वेट का डेवलपमेंट वो नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये हम चर्चा कर रहे थे। अब ये एक बड़ी समस्या हो गई, तो उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन क्या निकाला, एक आर्टिकल था जो आईएएस ऑफिसर हैं, यंग आईएएस ऑफिसर हैं, उन्हीं का आर्टिकल था और हमने इसी सेशन में डिस्कस किया था। वो क्या कह रही हैं कि हमने क्या किया, आंगनवाड़ी लेवल पे सबको इकट्ठा किया और वहाँ पे कुछ ऐसी महिलाएं जिनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है हेल्थ के अंदर, वो अच्छा कर रही हैं। जिनकी क्यों अच्छा कर रही हैं, क्योंकि उनकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी हैं। तो उनको हमने क्लब किया, दो महिलाओं को, एक महिला को एक के साथ जोड़ दिया, एक महिला जिसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, एक जिसका काफ़ी पुअर है या उसके बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी काफ़ी पुअर है। तो उससे क्या होगा, उस महिला के अंदर भी जो जिसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है उसकी भी फूड हैबिट्स है ना, खाने के चॉइसेस, ये सब अच्छे बेटर कल्टीवेट होंगे और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि न्यूट्रिशनल स्टेटस सबका इंप्रूव हो रहा है। और लगभग 8 से 10 महीने में इन्होंने कहा कि बहुत ही तेजी से इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। ये पूरा आर्टिकल था। तो यहाँ पे करंट से आपको लिंक करना है। जो बच्चे कह रहे थे ना सर प्री और मेंस दोनों के लिए, क्या दोनों के लिए ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको करंट एस्पेक्ट से खुला रखना पड़ेगा। बस एक हैबिट अपनी डालनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो 2-3 हैबिट डाल के रखिए। एक तो यही है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, दूसरी ये है कि कुछ लिखने का प्रयास करें, अपनी जो थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में पेपर पे लिखें, क्योंकि वो पेपर ही जाएगा वहाँ पे, आप नहीं जा रहे हो। आप तो इंटरव्यू में जाओगे, वो छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन जो मैक्सिमम एडवांटेज है वो मेंस में आप ले चुके हो। तो पेपर आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है एग्जामिनर के सामने। तो लिखने का प्रयास करो डेली बेसिस पे, ठीक है। रिवीजन की हैबिट डेवलप करिए। तो ये जो पूरा कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोग्रेस के रिगार्डिंग, इसलिए ये पूरा डेवलपमेंट पे अभी फोकस आपका है, डेवलपमेंट पे आपकी चर्चा है। यहीं पे हम आगे मूव करेंगे। तो आई होप ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको मतलब समझ आ गया होगा, इनका पर्पस भी समझ आया होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत स्टार्ट हुई कि ठीक है डेवलपमेंट तो हो गया, अब डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे करोगे। यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के मेजरमेंट के लिए बहुत सारे इंडिकेटर हैं, है ना, कोई एक तो इंडिकेटर है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के इंडिकेटर में इनकम भी हो जाएगा, है ना, कंजम्पशन की क्वालिटी क्या है, जैसे कई जगह पे आप देखोगे अच्छा लाइट पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, इंटरनेट यूजर्स कितने हैं, पहले होता था मोबाइल फोन यूजर है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सोशल सिक्योरिटी, पीसफुल कम्युनिटी लाइफ, सोशल प्रेस्टीज, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, ये ऐसे करके बहुत सारे इंडिकेटर्स हुए। और ये बड़ा मुश्किल हो गया कि डेवलपमेंट को डिफाइन कैसे करें, है ना, किस चीज को हम डेवलपमेंट मानेंगे, ठीक है। तो इस पे कंसेंसस बनाना मुश्किल हुआ, लेकिन फाइनली यहाँ पे कंसेंसस बनाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट को फोकस आप कर रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में तो बड़ा इजी था, जीडीपी पे कंपैरिजन कर लो इकोनॉमी को, है ना, पर कैपिटा इनकम पे कंपैरिजन कर लो, नेशनल इनकम से कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा कौन देश अच्छा कर रहा है, कौन देश बुरा कर रहा है। यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि अगर आपको इकोनॉमीज को कंपैरिजन करना है, क्यों? क्योंकि जो भी इंटरनेशनल बॉडीज है, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, जितनी भी बॉडीज हैं, तो वो जो अपना पॉलिसी मेकिंग करेंगे या जो अपना सपोर्ट देंगे वो इसी तरह से देंगे ना, हाँ ये देश जो है इनका यहाँ पे डेवलपमेंट कम है तो इनको हमें सपोर्ट ज़्यादा देना है, मतलब बहुत सस्ती दरों पे लोन दे दें। तो ये जो डेवलपमेंट का पता कैसे चलेगा, कौन से देश में ज़्यादा डेवलपमेंट है, कौन से देश में कम डेवलपमेंट है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे इंडिकेटर थे, कंसेंसस नहीं बन पाया। लेकिन फाइनली यहाँ पे जो डिसाइड हुआ वो डिसीजन आया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की तरफ से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के रूप में। ये 1990 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो समस्या थी डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, किस चीज को डेवलपमेंट माने, कैसे डेवलपमेंट के अंदर इंडिकेटर रखे जाएं जिससे हम देशों को कंपैरिजन कर सकें। इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा इंडेक्स डेवलप किया गया जिसे हम कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया की अभी रैंक क्या है, इंडिया की HDI में रैंक क्या है बता सकते हैं, जो लेटेस्ट है, अभी वैसे आने वाला है जून में दोबारा से करेंगे ये लोग, क्योंकि 2021-22 का एक साथ ही निकाल रहे हैं। बाकी जो 2020 का जो लेटेस्ट अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसकी रैंक बता सकते हैं। आर यू अवेयर अबाउट दिस? इस पे तो प्रीलिम्स में और इनमें बहुत क्वेश्चन पूछे हैं और ये चीज़ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बहुत काम आती है। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया गया जिससे कि हम जो देश हैं उनके डेवलपमेंट स्टेटस को कंपेयर कर सकें, है ना, एक रैंक निकाल सकें। तो ये डेवलपमेंट के ऊपर ये कंसेंसस बना। इट वाज डेवलप्ड फर्स्ट सच टीम विच डेवलप द HDI वाज लेड बाय द महबूब उल हक
ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं महबूब उल हक और इंगे कॉल, इन्होंने ये डेवलप किया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर क्या होता है, इन्होंने 3 इंडिकेटर लिए, ठीक है, इतनी सारी चीजें थी, उसमें से इन्होंने 3 मेजर चीजों पे फोकस किया। क्या है, पहला तो हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, ये जो नेशनल इनकम है आपकी, ग्रॉस नेशनल इनकम है ना, उसको पर कैपिटा के टर्म्स में इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये लिखा हुआ है पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी पे होगी ये कंपैरिजन, क्योंकि देश जो है, जैसे हम डॉलर में ले रहे हैं, है ना, डॉलर में ले रहे हैं, तो करेंसी को सब जगह तो डॉलर चल नहीं रहा, लेकिन आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी नेशनल करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, एक्सचेंज रेट का यूज़ किया जाएगा। फाइन, जैसे मान लीजिए $1 है, आज के टाइम पे 77 रुपये है, तो ये तो हो गया नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट है। लेकिन ये लिख रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी पे क्या होगा, तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है जहाँ पे जैसे आप कंपेरिजन करोगे दोनों देशों की करेंसी का। फॉर एग्जाम्पल, एक मैकडोनल्ड का बर्गर आप लेते हो, यूएसए के अंदर अगर $1 का है और इंडिया में सेम उसी बर्गर की प्राइस 50 रुपए है, ये डॉलर नहीं होगा, रुपए होगा, 50 रुपए है, ठीक है ना, 50 रुपए है, तो यहाँ पे दोनों करेंसी परचेजिंग पावर पैरिटी पे हो गई, $1 इक्वल्स टू 50 रुपी। और ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो तो ये मार्केट बेस्ड चल ही रहा है, तो ये मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी का। वैसे इसके लिए पूरा चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो पहली चीज क्या है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मापा, और उसको मापने के लिए आप किस चीज का कैलकुलेशन कर रहे हो, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब जो नेशनल इनकम है आपने उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्यों बेटर है, ये हमने देखा था, ये आपको याद होगा। पर कैपिटा इनकम क्यों बेटर है, ठीक है, आपको याद होगा जो जीडीपी वाली क्लास थी, मैंने आपको वहां पे टॉप 10 इकोनॉमीज बताई थी। जीडीपी के हिसाब से अगर इकोनॉमीज को देखा जाए तो इंडिया 6ठे नंबर पे था, ठीक है, लगभग $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ हम 6ठे नंबर पे, हम फ्रांस से आगे हैं, ठीक है, हम कनाडा से आगे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे लोगों का जो जीवन स्तर है ना, या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कनाडा या फ्रांस से बेहतर है, आप कहोगे नहीं है सर। तो फिर यहाँ पे बेटर इंडिकेटर क्या हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, पर कैपिटा इनकम। क्योंकि अगर पर कैपिटा इनकम पे हम जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमें सही पिक्चर मिलती है, क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास आ रही है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएसए की, उसकी 63,000, 63,000, कहाँ 2000, कहाँ 60,000, इतना डिफरेंस है। तो वो थोड़ा रियल पिक्चर हमें दे रहा है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, इनकम लेवल के हिसाब से ये ग्रॉस जो नेशनल इनकम है उसको पर कैपिटा पे कर रहे हैं, जो पर कैपिटा इनकम है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हो गया पहला इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर इन्होंने लिए। तो ये तो केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात हुई। व्हाट अबाउट अदर सोशल क्राइटेरियाज। सोशल में से इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को उठाया, क्योंकि वो सबसे बेसिक चीजें हैं, उनके बिना फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हेल्थ और एजुकेशन आपने बेटर किया है तो फिर चीजें अपने आप बेहतर होना स्टार्ट होती है। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है इंडिया के सदर्न स्टेट्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये है हेल्थ केयर। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आप कितना ही मन हो आपका पढ़ने का, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको हेडेक है, सारा ध्यान बस उस हेडेक पे ही लगेगा, पढ़ाई वढ़ाई सब साइड में। आप कहोगे कि मुझे कोई गोली दो, पेन किलर दो, सर दर्द ठीक होगा, उसके बाद पढ़ाई की बात करते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हो तो हेल्थ आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के अंदर ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स ले रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, है ना, जो कितना साल लोग जीते हैं। जैसे किसी देश में 60 होगा, किसी में 70 होगा, किसी में 80 होगा, इस तरीके से। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वहाँ पे लोगों की जो हेल्दी और लॉन्ग लाइफ है उसका सूचक है, उसको इंडेक्स के रूप में इन्होंने यहाँ पे लिया है। और थर्ड कंपोनेंट ले रहे हैं नॉलेज। नॉलेज के अंदर इन्होंने 2 चीज़ें ली हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। एक तो है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग के मीन ईयर्स कितने हैं, ठीक है, बच्चे जो है स्कूलिंग कितने साल के लिए वो कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो ये 2 मेजर्स इन्होंने यहाँ पे लिए हैं एजुकेशन इंडेक्स के अंदर। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीटेड और एक्सपेक्टेड ईयर क्या है, जब बच्चा स्कूल में एंटर कर रहा है तो उसका कितना एक्सपेक्टेड ईयर है, कितने साल तक वो वहाँ पे स्कूल करेगा। तो ये हो गया एजुकेशन के लिए। हेल्थ के लिए हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लिया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, और हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करें तो ये पर कैपिटा इनकम। मतलब इन्होंने जो इतनी बड़ी समस्या थी कि ये लें वो लें क्या लें,
कैसे इकोनॉमीज को कंपैरिजन करें डेवलपमेंट पे। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने समस्या को सॉल्व किया। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, 3 क्राइटेरिया पे जो देश हैं, इकोनॉमीज हैं, उनको कंपैरिजन करेगा। सो दिस इज द थिंग, और इसको यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अंदर यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके हिसाब से जो आती है, जैसे अपने नंबर आते हैं ना हमारे कि 100 में से कितने नंबर आए टेस्ट में, ठीक है, 250 में से कितने नंबर आए, कि सर 110 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं। तो उस तरीके से ये जो इंडेक्स है, इस पे परफॉर्मेंस क्या है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 1 से 0.8 ये वाला जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये बहुत ही हाई है, वेरी हाई वाली कैटेगरी है। तो इसमें आप देखोगे जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डेनमार्क वगैरह हो गए, है ना, यूरोपियन नेशंस है, तो ये वेरी हाई वाले में है। फिर हमारे पास है हाई, तो हाई में आप देखोगे 8 से कम और 7 तक, ये हाई वाला है। फिर हमारे पास मीडियम कैटेगरी है, 0.55 और इस वाले बीच में मीडियम है। और फिर हमारे पास है लो कैटेगरी वाला। तो ये क्या कर रहे हैं, देशों को यहाँ पे इन्होंने रैंक दी, और रैंक के बेसिस पे उनका क्या आएगा, एचडीआई का स्कोर आएगा। जैसे आपके नंबर आते हैं, 100 में से कितने आए, एक बच्चे के 40 नंबर है ना, जैसे होता है ना फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी आती है, ठीक है, या ग्रेडिंग सिस्टम है जो भी है, तो उससे आप अंदाजा लगाते हो, अच्छा फर्स्ट डिवीजन है तो इसका मतलब बच्चा थोड़ा होशियार है। अभी तो आजकल कॉमन हो गया फर्स्ट डिवीजन, पहले बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है ना, स्पेशली अगर आप पेरेंट्स को पूछोगे अपने, या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे पूछोगे, तो फिर वो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, पूरे गांव के अंदर कोई नहीं है। और अभी तो डिस्टिंक्शन भी इतनी आसान सी हो गई, अभी तो 90+ होना चाहिए, तब कुछ लगता है कि हाँ ठीक है चलो, या 95 के आसपास। तो इसी तरह से ये डिवीजन जो बेसिस है, उसी तरह से इन्होंने क्या किया, एचडीआई को यहाँ पे रैंक किया। अब जो जिस कैटेगरी में आ रहा है ना, जिसका स्कोर जिस कैटेगरी में आ रहा है, जैसे होता है ना कि जैसे 60% से ऊपर है, या ऐसा होता है, आई थिंक सेकंड डिवीजन में क्या होता है, 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 से 60 ऐसा कुछ है, तो उसमें आ गया। तो ऐसे ये कैटेगरीज हैं, क्लियर। इंडिया की अगर हम चर्चा करें, इंडिया कौन सी कैटेगरी के अंदर है, सो यू हैव दिस। इंडिया को अगर आप देखोगे 2020 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक है 131, 131st हमारी रैंक है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो रैंक तो हमारी बहुत पीछे है। समझ आया आपको क्यों पीछे है, क्योंकि जीडीपी के अंदर तो हम वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीपी के टर्म में देखोगे तो इंडिया 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये हम बात कर रहे हैं जीडीपी की। अच्छा, यहाँ तो बड़े आप मतलब आगे निकल रहे थे, और अभी आपका तो 100 दूर दूर तक नहीं है, मतलब टॉप 10, 20, 50, 100 कहीं तो रुको, लेकिन आप तो सीधे 130 के भी पार निकल गए। तो ये चीज क्या है, ये डेवलपमेंट एस्पेक्ट को लेने के बाद में। तो आई होप आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्क समझ आया होगा, क्योंकि ये रियल पिक्चर बता रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो स्थिति है उसको बयां करता है। केवल अगर जीडीपी के हिसाब से देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे लोगों की क्या स्थिति है, क्या चैलेंजेस है। आप देखोगे इंडिया के अंदर ये स्थिति है। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने रिलीज किया है पहली बार इंडिया के लिए, उसको अगर आप देखते हो तो उसके हिसाब से बिहार में हर दूसरा आदमी मल्टी डायमेंशनली पुअर है, गरीबी से जूझ रहा है, हर दूसरा आदमी। 52% के आसपास पॉवर्टी है, बिहार की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हमें रियल पिक्चर यहां पे मिल रही है डेवलपमेंट एस्पेक्ट के अंदर। और 2021 और 22 को क्लब करके आई थिंक जून में ही आने वाला है, तो कब आता है, जब भी आएगा तो आप देखना, उस न्यूज़ को पढ़ना। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उस न्यूज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट होगा जब भी वो न्यूज़ दिखेगी, है ना, आप उसको पिक करोगे। एचडीआई की इंडिया की वैल्यू कितनी है, 0.645 पे इंडिया की वैल्यू आ रही है। 0.645 का क्या मतलब है, इंडिया कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गया, 0.645 मीडियम वाली कैटेगरी में आ गए। हम किस पे हैं, 0.645। अब हम बढ़ते बढ़ते अगर 0.699 को क्रॉस करते हैं तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हाई कैटेगरी में आ जाएंगे, हाई कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे आप देखोगे उनका फोकस है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करना है, इंडिया को यहाँ पे आगे जाना है। इसीलिए तो आप देखोगे गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे कितनी सारी स्कीम ला रही है, हेल्थ केयर पे फोकस कर रही है, न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान ये जो है इसको 2.0 अम्ब्रेला स्कीम में बनाया गया, बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए लाया गया, मिड डे मील स्कीम चलाई जा रही है। या फिर हम हेल्थ केयर पे बात करें तो जो आपका यू हैव दिस आयुष्मान भारत योजना, ये लाया गया।
तो क्यों गवर्नमेंट इतना प्रयास कर रही है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन सेक्टर पे, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट पे फोकस है। क्लियर है? प्रियांशु कह रहे हैं ऐसा नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कमेंट किया है? मैंने तो डेटा आपको मेंशन किया है। अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हर दूसरा आदमी जो है पॉवर्टी से जूझ रहा है, दिस इज द बेसिकली डेटा मेंशन्ड इन बाय द नीति आयोग इन इट्स नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वो ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, इसको पर्सनली मत लेना। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें हेल्थ केयर भी है, उसमें एजुकेशन भी है, असेट्स के रिगार्डिंग में, उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात हो रही है कि आपके बैंक में अकाउंट है नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों की इसमें चर्चा हो रही है। सो इंडिया का रैंक है 131। ये है 2020 वाले इंडेक्स की बात कर रहे हैं जिसके लेटेस्ट डेटा है। ये 131 इंडिया का रैंक है। यूपीएससी में तो नहीं पूछता है रैंक, लेकिन हाँ जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें रैंक वगैरह भी पूछ ली जाती है। यूपीएससी में क्या पूछ लेगा, अच्छा कौन रिलीज कर रहा है, लेकिन अब ये क्वेश्चन भी पुराना हो गया, कौन कौन से इसमें इंडिकेटर्स हैं, इस तरह से पूछा जाता है, कौन पब्लिश करता है, क्या इंडिकेटर्स हैं। तो ये ध्यान रखिए, यूएनडीपी का है ये, सो यू शुड नो दीज थिंग्स। तो ये डेवलपमेंट को लेके जो समस्या थी कि कंट्रीज को कैसे कंपैरिजन करें, जीडीपी में तो हमने कंपैरिजन कर लिया था, उसकी समस्या का हल निकाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने। और उसके अंदर ये 3 क्राइटेरिया हैं, जिसके अंदर आप देखोगे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनकम क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, दूसरा है हेल्थ केयर, फिर एजुकेशन। तीनों क्राइटेरिया को मिला के आपकी रैंकिंग की जा रही है। तीनों का वेटेज बराबर है ना, 1/3 वेटेज हो गया पर कैपिटा इनकम का, 1/3 हो गया आपका नॉलेज वाले एजुकेशन का, 1/3 हो गया हेल्थ केयर का। तीनों का बराबर वेटेज करके आपने ये बना दिया। अब ये बना तो दिया, लेकिन फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है ना, एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया है केवल यही क्राइटेरिया हैं जो डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं, है ना, यस और नो? क्या यही क्राइटेरिया होंगे जो डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं? तो आप कहोगे सर ये तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड क्राइटेरिया है। ऐसा क्राइटेरिया जिस पे सबकी सहमति बनी है, जिसका यूज भी हमें देखने को मिला है, तो हमने इसको बना लिया है ना सिंपल रहने के लिए। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे जो डेवलपमेंट की जो ट्रेजेक्टरी है ना, विकास की चीज़ों को जो प्रभावित करेंगे। तो और ऐसे क्या सेक्टर हो सकते हैं? और ऐसे सेक्टर हो सकते हैं, यू हैव दिस सोशल वहाँ पे जो सोसाइटी है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह के सोशल नॉर्म्स वहाँ पे हैं, है ना। तो ये आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है, जबकि दूसरी जगह आप सोसाइटी में जाओगे तो वहाँ पे इतनी चीज़ वो नहीं है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा अलग है। तो आपका जो भी सोशल कंपोजिशन है, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं आपके, है ना, जो कल्चर है या जो नॉर्म्स हैं, प्रिवेलेंट जो नॉर्म्स हैं, जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशन हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ह्यूमन साइकोलॉजी ये भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, इनको एक इसके अंदर करके इंक्लूड करना वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डेवलपमेंट में इन्होंने ये क्राइटेरिया पे फोकस किया। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं जिसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा है, ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर वो देश है, लेकिन वहाँ पे लोग खुश नहीं है। क्या नहीं है? खुश नहीं है। सो व्हाट इज द रीज़न? व्हाट इज द रीज़न लोग खुश नहीं है? Why has development not delivered happiness? डेवलपमेंट ने, डेवलप्ड जो वर्ड है वहां पे हैप्पीनेस क्यों डिलीवर नहीं की? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक अलग थोड़ा फिलोसफिकल टाइप में चला जाएगा, है ना, फिलोसफीज की तरफ चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव इसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस जो है उसका इंटरप्रिटेशन हर के लिए अलग है। क्या रीज़न इसके दोगे, क्यों डेवलपमेंट जो है उसके हैप्पीनेस नहीं हो रही है? फाइन। मुझे एक स्टोरी यहाँ पे याद आ रही है, और मेरे जो नाना है वो हमेशा कई बार इसको मेंशन किया करते थे, और ये बहुत ट्रू है ना। इसमें क्या है, दो पड़ोसी होते हैं ना, दो पड़ोसी होते हैं, एक तरह से दोस्त टाइप ही समझिए। तो उसमें एक क्या होता है, एक मतलब नॉर्मल होता है, मिडिल क्लास टाइप में, और एक बहुत गरीब होता है, एक बहुत गरीब होता है। तो वो जो गरीब व्यक्ति होता है वो एक दिन ऐसी तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। तो भगवान बोलते हैं अच्छा
चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे है ना मतलब एक तो बहुत अच्छी सी 3-4 गाड़ियाँ चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, और ये सब वो बताना स्टार्ट करता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो भगवान उसे कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हारा जो पड़ोसी है ना, ये इसको तुम्हारे से डबल मिलेगा। कितना मिलेगा? डबल मिलेगा। समझ रहे हैं? तो वो कहता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है आप मुझे तो दो। तो फिर इस तरह से रहता है। अब वो कहता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो वो अच्छी वाली गाड़ियाँ पड़ोसी के पास दो। ठीक है, मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए तो पड़ोसी का घर उससे भी डबल बड़ा होना। ठीक है, मेरे पास ये चीज़, वो सब पड़ोसी के पास डबल होना स्टार्ट होता है। तो उसके जो एक फ्रेंड आते हैं वो काफ़ी समय बाद आते हैं। वो कहते हैं यार तुम्हारे पास इतना सब कुछ हो गया, अरे वाह तुमने तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया, ये सब चीज़ें। और लेकिन वो फ्रेंड कहता है कि यार तुम मुझे खुश, मतलब हैप्पी जो है, खुश पहले ज़्यादा लग रहे थे, अभी तो तुम टेंशन में लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया? मैंने, क्या तुम्हारा पैसा वैसा डूब गया है, क्या कर लिया है तुमने, कर्जा ले लिया, क्या हो गया? उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं तुम पहले ज़्यादा खुश थे, अभी तो तुम बड़े दुखी लग रहे हो। तो इसके दुखी होने का कारण क्या है? ये जो हैप्पीनेस है किस पे डिपेंड हो गया? हैप्पीनेस हो गया कंपैरिजन पे। ठीक है, कंपैरिजन पे डिपेंड हो गया। तो वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, वो सोचता है अब तो मुझे खुशी होना है ना, ये मटेरियल वेलबींग वगैरह गई साइड में, अब मुझे खुश होना है। तो वो कहता है कि भगवान मेरी एक टांग तोड़ दो, तो पड़ोसी की दोनों टांगें गायब, और वो बस बंदा खुश कि मेरी एक आंख गई, पता चला पड़ोसी की दोनों आंख गई। तो ये एक मतलब जो कंपैरिजन वाली चीज़ है उसको ये हाईलाइट कर रहा है। और इंडीड इट इज़ ट्रू, है ना, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी या बिहेवियर की बात करेंगे तो कंपैरिजन से भी, तुलना से भी जो है हैप्पीनेस डिराइव होती है, और इसको मेंशन भी किया गया है यहाँ पे। ये एक ही एस्पेक्ट है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हैप्पीनेस है उसको किसी एक उसके तुलना से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे वो होंगे। आप देखेंगे कि यूएसए है, यहाँ पे अगर कोई अपनी गाड़ी कार अफोर्ड कर रहा है तो वो मतलब एक वेल ऑफ है, अच्छा माना जा रहा है। अब यूएसए के अंदर हर कोई कार अफोर्ड कर रहा है तो उसके अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कंपैरिजन उनका उन्हीं से है, कंपैरिजन उनका उन्हीं से है। फाइन। सो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उससे हैप्पीनेस क्यों नहीं हुई, इस पे चर्चा हुई काफी सारी। और यहाँ पे कहा गया कि हैप्पीनेस जो है ब्रॉडर टर्म है, और डेवलपमेंट जो है ये मटेरियल आपको वो दे रहा है ना। डेवलपमेंट के अंदर आप देखोगे तो जो मटेरियल साइड है हैप्पीनेस का, एक तो मटेरियल साइड है, एक नॉन मटेरियल साइड। तो मटेरियल साइड पे तो आपकी नीड्स पूरी कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द नॉन मटेरियल साइड? ठीक है, इंटेंजिबल जो एस्पेक्ट हैं, सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हैं, या फिर कंटेंटमेंट से रिलेटेड हैं, काफ़ी सारी उसमें चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें सोशल लाइफ कैसी है, आपका जो सोशल कोहेजन है आसपास के लोगों से वो कैसे। आप देखते होंगे कोई आदमी बड़ा अमीर है लेकिन टेंशन में है, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, फाइन, क्योंकि वो परेशान है अपने आसपास से। तो इस तरह के इंस्टांसेस आपने को देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है हैप्पीनेस जो है वो केवल और केवल मटेरियल वेलबींग पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे नहीं है? इस पे ऐसे भी आया हुआ है गाइस, ऐसे आया हुआ है, इस पे पूछा हुआ है। केवल मटेरियल वेलबींग, ठीक है, वो मटेरियल एस्पेक्ट मतलब पैसा होना जरूरी है ना, वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है, लेकिन केवल उसी से आपका काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब केवल मटेरियल एस्पेक्ट नहीं है, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट भी है, तब हैप्पीनेस काम करेगा, है ना। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आसपास में रह रहे हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका कैसा है ना। सोशल ट्रस्ट, सोशल कोहेजन, सोशल कैपिटल, ये सब चीज़ें भी मैटर कर रही हैं। ठीक है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे पीसफुल है या नहीं है एनवायरनमेंट, है ना, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या वहाँ पे करप्शन प्रिवलेंट है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर क्या परसेप्शन है लोगों का। सो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे मैटर करती है। और उसके अलावा अगर आप और देखोगे लिविंग कंडीशन के लिए कल्चरल एस्पेक्ट हैं, फाइन, एस्थेटिक प्योरिटी ऑफ द एनवायरनमेंट है, आपके पास पैसा खूब है लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वो चीज़ें भी इम्पैक्ट कर रही है। मान लीजिए उससे आपकी हेल्थ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। कई बच्चे फील करते होंगे, है ना, मुझे भी ये इशू रहा क्योंकि मैं दिल्ली में रहा, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू होने स्टार्ट हुए, ठीक है ना, स्पेशली रेस्पिरेटरी रिलेटेड इशू हुए, एलर्जीज होना स्टार्ट हुई, ठीक है। और बहुत बुरी कंडीशन ये हो गई, दिवाली के टाइम पे ऐसा होता था कि घर पे आ नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर और टेस्ट वगैरह, और दिवाली के टाइम पे हम कोई भी सिनेमा हॉल है वहाँ जाके बैठ जाते थे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और वो केवल किस लिए बैठे थे कि वहाँ पे थोड़ा धुआं कम हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता था। और सर्दियों के अंदर जो स्मॉग बनता है ना, जो स्मॉग बनता है वो बहुत परेशानी करता है। तो ये सब चीज़ें भी तो आपको इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है, आप वेल ऑफ हैं इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से, वो सब चीज़ें हैं, बट व्हाट अबाउट योर एनवायरनमेंट? क्या पॉल्यूशन फ्री है एनवायरनमेंट? आइडिया ऑफ हैप्पीनेस एंड द प्रेस्टीज,
यहाँ पे लोगों का क्या आइडिया है हैप्पीनेस का, कुछ कल्चर है वहाँ पे समझा जाएगा कि ये चीज़ होगी तब हैप्पी है, कहीं पे दूसरी कल्चर है वहाँ पे समझा जाएगा ये चीज़ होगी तब आप हैप्पी हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इथिकल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो कहने का मतलब है डेवलपमेंट जो है कि वो केवल एक एस्पेक्ट की चर्चा कर रहा है हैप्पीनेस के, वो है मटेरियल एस्पेक्ट। इसलिए हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो हैप्पीनेस के अंदर ये कन्वर्ट होता नहीं दिखता, कुछ जगह पे होता है, कुछ जगह पे नहीं होता है। और इसी सबकी चर्चा के हिसाब से, आप देखोगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लाया गया, क्योंकि यहाँ पे इस चीज की नीड समझी गई, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे जैसे आप इथिक्स पढ़ोगे, ग्रीक फिलोसफर्स को पढ़ते हो, तो वो कहते हैं ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम है हैप्पीनेस, है ना, हैप्पीनेस, खुश होना, जिस काम से आपको खुशी मिल रही है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग हैं जिनको फाइन हैप्पीनेस मतलब वो नहीं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हैप्पीनेस इन द लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट, लंबे समय के लिए सस्टेनेबल जो एक हैप्पी फीलिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग कि हाँ चलो मूवी देख ली वो हो गया, वो चीज़ें अलग है। तो हैप्पीनेस जब यहाँ पे एक मेजर गोल के रूप में, एम के रूप में देखा गया, जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे हम फिलॉसफी की बात करें, रिलीजन की बात करें, उनका पर्पस है कि ह्यूमन लाइफ से मीजरीज जो हैं, है ना, पेन है, उसको ख़त्म करना, लोगों को खुश बनाना। तो यहाँ पे इकोनॉमी का भी यही पर्पस है कि लोग खुश रहें, है ना, अच्छे से रहें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहे, दे फील हैप्पी। तो उस पर्पस से ये हैप्पीनेस रिपोर्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया। और आज देखोगे आप लोगों को या कंट्रीज़ को हैप्पीनेस ये जो रिपोर्ट है इसके माध्यम से भी क्या किया जाता है, यहाँ पे भी रैंक किया जाता है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, पब्लिकेशन यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका ये पब्लिकेशन है, ये याद रखिए, ये चीज़ें प्रीलिम्स में पूछता है ना। जैसे आपको पूछा हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन का पब्लिकेशन है। यहाँ पे ये नेशनल हैप्पीनेस के बेसिस पे रैंकिंग कर रहा है। अब नेशनल हैप्पीनेस के क्राइटेरिया क्या होंगे, कैसे आप उसको मीज़र करोगे, ये कह रहे हैं कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी रेटिंग के हिसाब से, जो लोग हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी रेटिंग के हिसाब से हम ये कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, 6 मेजर क्राइटेरिया हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे। पहला तो हो गया ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, है ना, पीपीपी का मतलब आप समझ गए होंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, जो मैंने बर्गर वाले एग्जाम्पल से आपको बताया था, वो केवल एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें पूरी बास्केट ऑफ गुड्स होती है जिसको कंपैरिजन हम करते हैं। जीडीपी पर कैपिटा है, वहाँ पे नेशनल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम थी, तो यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा हो गया। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन्होंने इंक्लूड कर लिया। सेकंड है सोशल सपोर्ट, अब इस पे ध्यान देना, सोशल सपोर्ट, इस पे पूरा का पूरा ऐसे भी आया हुआ है, सोशल सपोर्ट हो गया। सोशल सपोर्ट डेफिनेटली हैप्पीनेस के क्राइटेरिया को, क्योंकि अगर आप खुश हो, है ना, लेकिन अकेले हो, तो आप अपनी हैप्पीनेस किससे शेयर करोगे, हैप्पीनेस शेयर करोगे तो बढ़ जाती है ना, होता है ना, कोई बर्थडे है, कोई ओकेजन है, एग्जाम में सफलता मिली है, अब आपके कोई फ्रेंड ही नहीं है जिनको आप बता सको कि देखो मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं आईएएस बन गया, या ये है, तो फिर किससे शेयर करोगे, ठीक है, सोशल सपोर्ट। अगर आपका दुख है, कोई चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है, किसी को आप अपनी बात कह नहीं सकते हो, फाइन, तो आपका दुख बढ़ जाएगा। तो बांटने से दुख कम हो जाता है और बांटने से खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो सोशल सपोर्ट बहुत अच्छी ये एक पॉइंट है। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, हेल्थ केयर, अगर व्यक्ति हेल्दी ही नहीं है तो फिर कैसी हैप्पीनेस, ठीक है, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो हेल्थ है, रियल हैप्पीनेस आपकी हेल्थ है, हेल्दी लाइफ, इसके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों एस्पेक्ट आपके आएंगे। थर्ड हो गया, फिर है फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। अब आप देखिए इस इंडेक्स के अंदर जो वेरिएबल है कितने सोच समझ के डाले गए हैं, कितने प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में है। फ्रीडम टू मेक चॉइसेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, कुछ ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ है, या डेवलपमेंट के हिसाब से भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन वहाँ पे देखोगे आप लाइफ चॉइसेस के लिए फ्रीडम वहाँ पे नहीं है, ठीक है। लोगों को फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें, है ना, फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकें। महिलाओं को ये आज़ादी नहीं है, कुछ जगह पे आप देखोगे उनको ड्राइविंग करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ के खुद के डिसीजन नहीं ले सकती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में हैं और जगह पे हैं, इवन इंडिया में भी कई जगह पे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे ये जो फ्रीडम है वो अभी भी उस तरह से ओपन नहीं है। कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है, अभी भी कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे उस तरह से फ्रीडम नहीं दी जाती है। तो ये जो फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है
जेनरोसिटी, लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल कॉज ऑफ लाइफ के लिए, है ना, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डोनेशंस वगैरह क्या हैं, किस तरीके से है। परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिक्स्थ परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये 6 इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे, इन इंडिकेटर के बेसिस पे जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके रेस्पॉन्स को लिया गया और फिर यहाँ पे ये जो है रैंक किया गया। इंडिया की अगर हम रैंकिंग देखें, 3 स्पोर्ट्स इंडिया ने इंप्रूव किया है, 136 पोजीशन पे है इंडिया की यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। 2022 की जो रैंकिंग है वो 136वें नंबर पे है। यूपीएससी में तो नहीं पूछता है लेकिन स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए अगर आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं। विच रैंक्ड 146 कंट्रीज। अब यहाँ पे इंडिया की रैंक आप देखिए क्या है, 146 कंट्री को रैंक किया है और इंडिया का नंबर कौन सा आ रहा है, 136 पे। ठीक है, ये एक अलग डायमेंशन हमें दे रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जीडीपी का कंपैरिजन है वो कुछ हमें और बता रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कंपैरिजन कुछ और बताता है और हैप्पीनेस के कंपैरिजन में कुछ और चीजें निकाल के आ रही हैं। तो ये हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया देता है कि कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। और इसी रिपोर्ट की अगर हम चर्चा करें तो फिनलैंड जो है इसने टॉप किया है, पहले नंबर पे है फिनलैंड। ठीक है, अफगानिस्तान है आपके लास्ट नंबर पे, लास्ट नंबर पे मतलब 146 पे है। हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिविटी भी है और भी कुछ है, तो काफ़ी इसकी लिमिटेशन भी होगी, बट स्टिल ठीक है। ये जो कंपैरिजन है, जो भी इसकी लिमिटेशन है, दिस कंपैरिजन इज हियर ना। अफगानिस्तान सबसे अनहैप्पी कंट्री है विश्व का, और अगर हम बात करें लगातार 5 साल से आपका फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। तो ये हो गया हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चीज़ों के अंदर डिपेंड करते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वगैरह की भी चर्चा है, लेकिन ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश यहाँ पे होता है। ये ग्लोबल एमपीआई की बात यहाँ तो नहीं की गई है, इस चैप्टर में तो नहीं है, हो सकता है आगे हमारा ऐड हो, लेकिन ये मैं इसको आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और क्योंकि लास्ट ईयर ही नीति आयोग ने इंडिया स्पेसिफिक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंडिया स्पेसिफिक भी नीति आयोग ने रिलीज कर दिया है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लेना। वैसे जो आपकी करंट अफेयर क्लासेस में 3-4 बार इसको पढ़ा चुका हूँ। ये कौन रिलीज कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया, ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे ओपीएचआई और यूएनडीपी मिलके इसको रिलीज करते हैं। और इसमें 10 पैरामीटर है जिसके बेसिस पे पॉवर्टी को मापा जाता है, गरीबी को मापा जाता है। तो इसमें क्या है, ये 10 इंडिकेटर है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। 1/3 1/3 1/3। हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जा रही है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस की, और लिविंग स्टैंडर्ड में ये असेट्स हैं ना, जैसे कुकिंग फ्यूल किसी घर में है या नहीं है, सैनिटेशन की क्या स्थिति है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, और असेट में कुछ भी, जैसे कई जगह पे साइकिल वगैरह, कोई रेडियो है, ऐसा करके ये 5-6 है, उनमें से एक देखते हैं कि आपके पास ये असेट है या नहीं है। तो ऐसा करके ये टोटल कितने हो गए, 10 इंडिकेटर हो गए। अब नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग ने 10+2 कर दिया, 10+2। ऐसे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये 10+2 का कॉन्सेप्ट चला गया, लेकिन यहाँ पे 10+2 का ऐड हो गया, मतलब 10 इंडिकेटर ये तो रहेंगे, 2 और ऐड कर दिए। 2 कहाँ ऐड किए हैं, एक तो लिविंग स्टैंडर्ड में ऐड किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका रेफरेंस इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे शॉर्ट के अंदर इसको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब आपका बैंक के अंदर अकाउंट है या नहीं है, ये भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। हेल्थ केयर में आप देखोगे प्री नेटल मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो हेल्थ केयर है उसकी क्या स्थिति है, तो वो भी आपका है, प्री नेटल हेल्थ जो है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर में 3 हो जाएंगे, ऐसे करके ये 12 हो गए। तो ये पॉवर्टी के पैरामीटर हो गए। अब आप कहोगे पॉवर्टी के अंदर भी केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया हुआ करता था, जैसे पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट था ना, जब प्लानिंग कमीशन इंडिया में था और फिर नीति आयोग ने रिप्लेस किया उसको, तो प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया था गरीबी का, वो था पॉवर्टी लाइन का। पॉवर्टी लाइन मतलब उन्होंने एक फिक्स कर दिया, इतना अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है तो आप अबव पॉवर्टी लाइन है, नहीं तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहीं से ये वर्ड आया बीपीएल। लेकिन नीति आयोग के आने के बाद ये पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करता है। और अब तो इसने ये एमपीआई वाला यही क्राइटेरिया यूज कर लिया। और इसी की मैं चर्चा कर रहा था, इसी को लेके नीति आयोग की ये फाइंडिंग थी कि बिहार के अंदर 50% से ज़्यादा लोग जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, जबकि केरल के अंदर 1% से भी कम है। केरल में क्या है, 1% से भी कम है।
और इसी तरह से आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में जो हैं, वहाँ पे गरीबी को लेके ज़्यादा कंसर्न है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट रिलेटेड डेफिसिट वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसको एचडीआई के क्राइटेरिया पे भी हम देखें स्टेट्स को, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें स्टेट्स का, तो नॉर्थ साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करते हैं। कंपैरेटिवली आपका क्या करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं। क्यों साउथ इंडिया बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है? यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन देशों की, अगर आप कंपैरिजन करोगे एचडीआई पे हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग हो गया, तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोप के, वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है, डेवलप्ड जो देश हैं, उनके बराबर इनके इंडिकेटर्स हैं। जैसे इन्फांट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये सब चीज़ें। तो इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 70s के बाद से 80s के बाद से ये जो स्टेट्स हैं साउथ इंडिया में, जो स्टेट्स हैं, इनका जो फोकस था पॉलिसी का, मान लीजिए, है ना, ये पॉलिसी का जो फोकस था, यहाँ पे जो फोकस आपको देखने को मिलेगा वो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इस पे बहुत ज्यादा रहा। मतलब पॉलिटिकल क्लास इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी इन द पावर, कोई सी भी पार्टी पावर में आएगी वो हेल्थ केयर एजुकेशन को फोकस लेके ही चलेगी। तो पिछले ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही हो गया कि हाँ साउथ में हमेशा से ऐसा ही रहा है। यहाँ पे इनकी मेहनत है, 30 साल 40 साल पुरानी मेहनत है कि हमेशा से ये फोकस कर रहे हैं, हेल्थ केयर एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो प्रायोरिटी में ही रखेगी। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी की प्रायोरिटी में है तो डेफिनेटली जो ब्यूरोक्रेसी है या जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उसको तो प्रायोरिटी में लेना ही पड़ेगा ना, कि इन चीज़ों पे तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही नहीं। तो आज आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं हर तरीके से, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल नीति आयोग का जो नेशनल लेवल पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो है। क्यों है? क्योंकि बिहार के अंदर ये कह रहा है, बिहार में तो हो गया पॉवर्टी 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% से प्लस। और केरल के अंदर क्या कह रहा है? केरल में हो गया 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसका मेजर रीज़न क्या है? गरीबी का जो मेजर रीज़न है वो आप देखोगे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ठीक है ना, इन एस्पेक्ट के अंदर भी डील है। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया है, एजुकेशन हेल्थ केयर में आप पिछड़े हुए हो, तो वहाँ पे गरीबी के भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो डेवलपमेंट में 3 क्राइटेरिया लिए गए हैं, पर कैपिटा इनकम है, ये सब चीज़ें जो हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और ग्लोबली एक्सेप्टेबल भी है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपने अच्छा किया, कोस्टल एरिया का फायदा तो उड़ीसा को भी मिला है, कोस्टल एरिया का फायदा उड़ीसा को भी मिला है, लेकिन वहां पे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल कोस्टल एरिया से मतलब नहीं है। पंजाब में कौन सा कोस्टल एरिया है? लेकिन पंजाब के अंदर गरीबी काफी कम है, आई थिंक इट शुड बी लेस देन 5%। क्लियर? तो केवल कोस्टल एरिया का नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बट यू शुड बी हैविंग दिस कैपेसिटी, दिस कमिटमेंट, है ना, या फिर जो पॉलिटिकल विल है वो होनी चाहिए, दैट टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी ना। जैसे आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, अब बच्चा पढ़ता कौन है वो भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको फैसिलिटी दी आपके पेरेंट्स ने कि आप पढ़िए, लेकिन पढ़ना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफिकल लिमिटेशन जो है वो ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर रही। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन जो है आपकी ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं, डेवलपमेंट डेफिसिट क्रिएट करती हैं। जैसे आप हिल स्टेट देखोगे, नॉर्थ ईस्ट देखोगे, तो वो हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। क्लियर? नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर ही एक बहुत लंबे समय तक बहुत बड़ी समस्या रहा। लॉ एंड ऑर्डर ही एक बहुत बड़ी समस्या रहा। तो जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक आप सारी चीज़ें भूल जाइए। सो दिस इज ऑल। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है जो बुक का, ये हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। अब हम थर्ड चैप्टर पे मूव करेंगे। और ये जो टेलीग्राम है इस पे आपको सेशन के पीडीएफ मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर लें। थर्ड चैप्टर में हम चर्चा करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के इवोल्यूशन की, इंडिया के इकोनॉमी का जो इवोल्यूशन हुआ है, फिर हम प्लानिंग की चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो चैप्टर है, और फिर इंडिया में जो प्लानिंग को लेके है ये पूरा इशू है। तो एक एक करके चैप्टर हम ले रहे हैं। पीडीएफ सेशन का आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो सब यहाँ अपडेट रहेगी। ये सेशन डेली बेसिस पे हमारा इसी चैनल पे रहता है, 10 साढ़े 10 के आसपास इसकी टाइमिंग है।
इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक जो प्रॉपर फोकस है, ठीक है, एक टारगेटेड वे के अंदर एक इंटेंस प्रिपरेशन होनी चाहिए जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ पे देती है। और ये अपॉर्चुनिटी आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसके अंदर बहुत ही कम फीस के अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर का एक्सेस मिल रहा है, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, ये सारे चीज़ें मिलती हैं घर बैठे आपको, पूरे प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन के सेशंस हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, लिंक आपके सब्सक्रिप्शन के टेलीग्राम पे भी हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके मिल जाएंगे। आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज करना है, जैसे 1 साल या 2 साल है, कॉलेज वाले बच्चे 2 साल के लिए जा सकते हैं। तो ये जब आपने प्लान चूज किया, देन यू नीड टू पुट दिस कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सो मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड टू गेट दीज डिस्काउंट्स एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट ये मिलते हैं। ये जो फीस यहाँ पे है ये कॉम्बो की है, कॉम्बो मतलब होता है GS ऑप्शनल, दोनों इंक्लूड, केवल GS की ये फीस यहाँ पे है। अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल की फीस है, काफ़ी सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं, और GS के बैचेस आपके 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए आपकी पूरी टीम बनी हुई है, अलग से डेडिकेटेड टीम है, 0% EMI ऑप्शन इज देयर, और आपका हर संडे को टेस्ट रहता है, तो अगले संडे को भी सुबह 11 बजे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा। अनअकैडमी की एक करंट अफेयर मैगजीन निकाली जा चुकी है, आर्टिकुलेट मैगजीन, जो करंट अफेयर का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल रहेगी। सो लेट्स रैप अप दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, हैव ए ग्रेट डे, एंड इवनिंग में मिलते हैं। आपका 8 बजे जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है उसके लिए हम शाम को मिलेंगे।